नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सचिन और एडु सचिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प और जरूरी विषय पर गहराई से बात करने वाले हैं। हम मिलकर देखेंगे कि साल 2025 में भारत टेक्नोलॉजी, डिफेंस और अंतर्राष्ट्रीय समझौतों के मामले में कौन-कौन से बड़े कदम उठाने जा रहा है। ये सारे पॉइंट्स न सिर्फ आपके एग्जाम्स के लिए बेहद जरूरी हैं, बल्कि ये हमें ये भी बताते हैं कि हमारा देश भविष्य में किस दिशा में आगे बढ़ रहा है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं और समझते हैं उन सभी योजनाओं को जो 2025 को एक यादगार साल बनाने वाली हैं। तो आज का हमारा सफर कैसा रहने वाला है, एक नजर इस पर डाल लेते हैं। सबसे पहले हम अपनी पहुंच सितारों तक ले जाएंगे, यानी भारत की स्पेस मिशंस की बात करेंगे। उसके बाद हम राष्ट्र की सुरक्षा पर ध्यान देंगे, जिसमें गहरे समंदर से लेकर साइबर वर्ल्ड तक सब कुछ शामिल होगा। फिर हम डिजिटल क्रांति की दुनिया में गोता लगाएंगे और एआई और सेमीकंडक्टर को समझेंगे। इसके बाद देखेंगे कि स्वास्थ्य और पर्यावरण के क्षेत्र में क्या नया हो रहा है। फिर हम उन लोगों और जगहों को जानेंगे जो इन सब बदलावों के पीछे हैं। और सबसे आखिर में हम पूरे डिस्कशन को एक स्नैपशॉट में समेटेंगे, ताकि सारे जरूरी पॉइंट्स आपको अच्छे से याद हो जाए। तो चलिए हमारे सफर के पहले पड़ाव से शुरुआत करते हैं, सितारों तक पहुंचना। यह सेक्शन पूरी तरह से भारत की अंतरिक्ष में बढ़ती ताकत और उसकी महत्वाकांक्षाओं को लेकर है। यहाँ हम उन बड़े बड़े मिशंस पर चर्चा करेंगे जो भारत को दुनिया के टॉप स्पेस पावर्स के क्लब में मजबूती से खड़ा कर रहे हैं। तो दोस्तों, यहाँ स्क्रीन पर दो तस्वीरें हैं जो भारत के स्पेस प्रोग्राम का भविष्य दिखाती हैं। बाईं तरफ है स्पेसडेक्स, जिसका पूरा नाम है स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट। अब ये डॉकिंग क्या चीज है? आप इसे ऐसे समझिए कि अंतरिक्ष में जहां कोई गुरुत्वाकर्षण नहीं है, वहां दो तेज रफ्तार से घूमते हुए स्पेसक्राफ्ट को आपस में जोड़ना। ये बच्चों के लेगो ब्लॉक्स जोड़ने जैसा आसान नहीं है। ये एक बेहद जटिल और नाजुक प्रक्रिया है। अगर इसमें हम महारत हासिल कर लेते हैं, तो भविष्य में हम अपना खुद का स्पेस स्टेशन बना पाएंगे, जिसे भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन कहा जाएगा। ये भारत के लिए एक बहुत बड़ी तकनीकी छलांग होगी। और दाईं तरफ है हमारा सबका सपना, गगनयान मिशन। 2025 में इसकी पहली मानव रहित उड़ान होगी। मतलब इसमें कोई इंसान नहीं जाएगा, बल्कि उनकी जगह लेगी व्योम मित्र, जो एक ह्यूमनॉइड रोबोट है। व्योम मित्र एक तरह से हमारा पहला अंतरिक्ष यात्री होगा, जो ये जांचेगा कि स्पेसक्राफ्ट के अंदर का माहौल, दबाव, ऑक्सीजन, सब कुछ इंसानों के लिए सुरक्षित है या नहीं। उसकी रिपोर्ट के आधार पर ही हम अपने एस्ट्रोनॉट्स को भेजेंगे। इस मिशन की सफलता भारत को अमेरिका, रूस और चीन के बाद चौथा ऐसा देश बना देगी जिसने इंसान को अंतरिक्ष में भेजा है। अच्छा, गगनयान और स्पैडेक्स जैसे बड़े मिशंस के अलावा भी स्पेस में बहुत कुछ चल रहा है। ये छोटे-छोटे कदम भी बहुत मायने रखते हैं। जैसे कि रूमी 1, ये भारत का पहला रीयूजेबल मोबाइल हाइब्रिड रॉकेट है। रीयूजेबल का मतलब है कि इसे बार-बार इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसे हवाई जहाज। इससे हर लॉन्च का खर्चा बहुत कम हो जाएगा। फिर है स्पेस फार्मिंग, यानी अंतरिक्ष में खेती। इसरो ये जानने की कोशिश कर रहा है कि क्या माइक्रोग्रेविटी में पौधे उगाए जा सकते हैं। सोचिए, अगर भविष्य में हमारे एस्ट्रोनॉट्स लंबे मिशन पर जैसे मंगल पर जाएं, तो उन्हें ताजा खाना मिल सकेगा। इसके बाद है एसएसएलवी, यानी स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। भारत अब प्राइवेट कंपनियों के साथ मिलकर पूरी दुनिया के छोटे छोटे सैटेलाइट्स को सस्ते में लॉन्च करने का एक बड़ा बाजार बना रहा है। और आखिर में चंद्रयान। चंद्रयान 3 की कामयाबी के बाद उससे जो भी डेटा हमें मिला है, हमारे वैज्ञानिक लगातार उसका अध्ययन कर रहे हैं, जिससे हमें चांद के बारे में रोज नई और हैरान करने वाली बातें पता चल रही हैं। अब भारत जो कर रहा है, उसे सही तरीके से समझने के लिए ये देखना भी जरूरी है कि दुनिया की दूसरी बड़ी ताकतें क्या कर रही हैं। एक तरफ अमेरिका है, जहां नासा अपने आर्टेमिस मिशन से इंसानों को 50 साल बाद फिर से चांद पर ले जाने की तैयारी में है। वहीं एलन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स अपने बहुत बड़े स्टारशिप रॉकेट का परीक्षण कर रही है, जो एक दिन हमें मंगल तक ले जा सकता है। दूसरी तरफ चीन भी चुप नहीं बैठा है। वो भी चांद पर रिसर्च कर रहा है और उसका अपना स्पेस स्टेशन तियांगोंग अंतरिक्ष में काम कर रहा है। और इन सबके बीच एक और दिलचस्प खबर आई है। वैज्ञानिकों को हमारे सौरमंडल में बृहस्पति के चांद कैलिस्टो पर ओजोन लेयर के सबूत मिले हैं। ये एक बड़ी खोज है जो हमें ब्रह्मांड को समझने में और मदद करेगी। ठीक है, तो अंतरिक्ष की बुलंदियों से अब जमीन पर और समंदर की गहराइयों में उतरते हैं। चलिए बात करते हैं हमारे दूसरे सेक्शन की, राष्ट्र की सुरक्षा। इस हिस्से में हम भारत की रक्षा तैयारियों पर नजर डालेंगे और उन टेक्नोलॉजीज को समझेंगे जो हमारे देश को हर तरह के खतरे से महफूज रखती हैं, चाहे वो खतरा समंदर में हो या इंटरनेट की दुनिया में। ये जो नंबर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, 19,000 करोड़ रुपए, ये एक बहुत बड़ी और महत्वपूर्ण डील की कीमत है।
भारत सरकार ने इंडियन नेवी के लिए 200 ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों को खरीदने की मंजूरी दी है। ब्रह्मोस कोई आम मिसाइल नहीं है, ये दुनिया की सबसे तेज मिसाइलों में से एक है, जो आवाज की रफ्तार से भी लगभग 3 गुना तेज चलती है। इसका मतलब दुश्मन को इसे देखने, समझने और रोकने का मौका ही नहीं मिलता। ये डील हिंद महासागर में हमारी नौसेना की ताकत को कई गुना बढ़ा देगी। और सबसे बड़ी बात, ये आत्मनिर्भर भारत का एक बेहतरीन उदाहरण है। पिछली स्लाइड में हमने अपनी ताकत की बात की जो दुश्मन को दूर रखेगी, और अब हम समंदर की उन गहराइयों में जा रहे हैं जहां इंसान आज तक नहीं पहुंचा है। ये नंबर है 6000 मीटर, यानी 6 किलोमीटर। ये लक्ष्य है भारत के बहुत महत्वाकांक्षी समुद्रयान मिशन का। इस मिशन में मत्स्य 6000 नाम की एक पनडुब्बी 3 इंसानों को लेकर समंदर में 6 किलोमीटर नीचे जाएगी। सोचिए, उस गहराई में पानी का दबाव कितना ज्यादा होगा, जैसे आपके ऊपर सैकड़ों हाथी खड़े हों। इस मिशन का मकसद है वहां मौजूद कीमती खनिजों जैसे पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स का पता लगाना, जो भविष्य में हमारी टेक्नोलॉजी के लिए बहुत जरूरी होंगे। अगर हम ये कर पाए तो भारत ऐसा करने वाला दुनिया का छठा देश बन जाएगा। तो एक बात तो साफ है, भारत अब रक्षा के हर मामले में आत्मनिर्भर बनना चाहता है। इसके कुछ उदाहरण यहाँ हैं। सबसे पहले है भार ओएस। ये आईआईटी मद्रास ने बनाया है और ये हमारा अपना देसी मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसका सबसे बड़ा फायदा है सुरक्षा। ये हमारी विदेशी टेक्नोलॉजी पर निर्भरता कम करेगा। दूसरा है ड्रोन और एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी। आज की लड़ाई ड्रोन से लड़ी जाती है, इसलिए भारत खुद ये टेक्नोलॉजी बना रहा है। तीसरा है हाइपरसोनिक मिसाइलें। ये मिसाइलें आवाज की गति से 5 गुना से भी ज्यादा तेज होती हैं और इन्हें रोकना लगभग नामुमकिन है। भारत इस पर भी रिसर्च कर रहा है। और आखिर में साइबर सुरक्षा। जैसे जैसे हम डिजिटल होते जा रहे हैं, हमारे डेटा की सुरक्षा उतनी ही जरूरी हो गई है, और इसके लिए सरकार लगातार नए और सख्त नियम बना रही है। चलिए, अब हमारे तीसरे खंड की तरफ बढ़ते हैं, जिसका नाम है डिजिटल क्रांति। अब हम उस शक्ति की बात करेंगे जो आने वाले कल को चलाएगी। यह सेक्शन दो टेक्नोलॉजी के बारे में है जो हमारी दुनिया को पूरी तरह से बदलने वाली है। पहली है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई, और दूसरी है सेमीकंडक्टर। इन्हें भविष्य का दिमाग या ब्रेन कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा। ये स्लाइड भारत की डिजिटल महत्वाकांक्षा को बहुत साफ तरीके से दिखाती है। सेमीकंडक्टर, ये वो छोटी सी चिप है जिसके बिना आपका फोन, लैपटॉप, गाड़ी कुछ भी नहीं चल सकता। अभी तक हम इनके लिए दूसरे देशों पर निर्भर थे, लेकिन अब सरकार ने सेमीकंडक्टर मिशन में 1.60 लाख करोड़ रुपए के भारी भरकम निवेश को मंजूरी दी है। मकसद है कि चिप की डिजाइनिंग से लेकर उसकी मैन्युफैक्चरिंग तक सब कुछ भारत में हो। इस नक्शे में आप देख सकते हैं, मोहाली में लैब बन रही है, तो नोएडा और बेंगलुरु में 3 नैनोमीटर चिप डिजाइन हो रही है। अब ये 3 नैनोमीटर कितना छोटा होता है? अंदाजा लगाइए, ये इंसान के बाल से भी हजारों गुना पतला होता है। मतलब हम और भी छोटे, तेज और पावरफुल चिप्स बनाएंगे। और ऐसा नहीं है कि हम ये सब अकेले कर रहे हैं। हम दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं। देखिए, एक तरफ एलन मस्क की कंपनी XAI ने अपना नया एआई चैटबॉट ग्रॉक 3 लॉन्च किया है, जो चैट जीपीटी को टक्कर दे रहा है, तो वहीं भारत में आईआईटी बॉम्बे और टीसीएस ने मिलकर देश का पहला क्वांटम डायमंड माइक्रोचिप इमेजर बना लिया है। ये क्वांटम कंप्यूटिंग की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है, जो आज के सुपर कंप्यूटर से भी लाखों गुना ज्यादा तेज कैलकुलेशन कर सकता है। और सिर्फ यही नहीं, भारत अपने डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर यानी डीपीआई जैसे कि यूपीआई की सफलता को अब पूरी दुनिया के साथ साझा कर रहा है और दूसरे देशों को भी ऐसी टेक्नोलॉजी बनाने में मदद कर रहा है। तो अब तक हमने बड़े बड़े मिशंस और टेक्नोलॉजी की बात की, पर इन सब का आम इंसान की जिंदगी पर क्या असर पड़ता है? चलिए अब इसे समझते हैं। इस चौथे खंड में हम उन इनोवेशंस पर नजर डालेंगे जो सीधे तौर पर हमारी सेहत, हमारी ऊर्जा जरूरतों और हमारे पर्यावरण से जुड़े हैं। हम देखेंगे कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल असल दुनिया की समस्याओं को सुलझाने के लिए कैसे किया जा रहा है। यह स्लाइड दिखाती है कि तरक्की हर दिशा में हो रही है। एक एक करके देखते हैं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में आईसीएमआर ने वैक्सीन रिसर्च के लिए यूके और नॉर्वे जैसे देशों के साथ हाथ मिलाया है। वहीं नाड़ी तरंगिनी नाम का एक डिवाइस बनाया गया है जो एआई की मदद से नाड़ी देखकर बीमारी का पता लगा सकता है। ये पुराने आयुर्वेदिक ज्ञान और नई टेक्नोलॉजी का शानदार मेल है। पर्यावरण की बात करें तो पहली बार हाथियों की गिनती डीएनए के आधार पर की गई, जिससे उनकी बिल्कुल सटीक संख्या पता चली है।
पुणे में देश की पहली ऐसी फैक्ट्री लगी है जो प्लास्टिक के कचरे को बायोपॉलीमर में बदलती है, जो एक तरह का बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक है। और ऊर्जा के लिए राजस्थान के बांसवाड़ा में 2800 मेगावाट के न्यूक्लियर पावर प्लांट पर काम शुरू हो गया है, जो हमें स्वच्छ ऊर्जा देगा। अच्छा, अब तक हमने बहुत सारे मिशंस और प्रोजेक्ट्स के बारे में बात कर ली, पर एक सवाल उठता है, ये सब जो हो रहा है, इसे कर कौन रहा है और कहाँ कर रहा है? इस 5वें सेक्शन में हम इन्हीं डॉट्स को कनेक्ट करेंगे। हम उन मुख्य संस्थाओं, साझेदारियों और जगहों पर रोशनी डालेंगे जो इन सभी योजनाओं को हकीकत में बदल रही हैं। कोई भी बड़ा काम अकेले नहीं होता और ये टेबल यही बात दिखाती है। देखिए, भारत की तरक्की साझेदारी पर टिकी है। एक तरफ है अंतर्राष्ट्रीय साझेदारियां, जैसे मेडिकल रिसर्च के लिए यूके और नॉर्वे के साथ। दूसरी तरफ है हमारे अपने देश की जुगलबंदी, जहां आईआईटी बॉम्बे और टीसीएस जैसी बड़ी संस्थाएं मिलकर क्वांटम चिप बना रही हैं। सरकार और इंडस्ट्री भी साथ मिलकर काम कर रहे हैं, जैसा कि नेवी और ब्रह्मोस की मिसाइल डील में दिखता है। आईएनएस स्पेस जैसी संस्थाएं प्राइवेट स्टार्टअप्स को स्पेस सेक्टर में आने के लिए बढ़ावा दे रही हैं। और हम वैश्विक मंच पर भी अपनी जिम्मेदारी समझ रहे हैं, जैसे कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2025 में एआई के नियमों पर चर्चा में हिस्सा लेना। इससे साफ है कि सबका साथ ही प्रगति का मूल मंत्र है। और ये जो सहयोग और नवाचार है, वो देश के किसी एक कोने तक सीमित नहीं है। चलिए, इस नक्शे के साथ भारत का एक छोटा सा दौरा करते हैं। हम उत्तर में पंजाब के मोहाली से शुरू करते हैं, जो सेमीकंडक्टर का दिल बन रहा है। फिर थोड़ा नीचे आते हैं नोएडा और बेंगलुरु, जहां भविष्य के चिप्स डिजाइन हो रहे हैं। पश्चिम में पुणे में हम कचरे से सोना यानी बायोपॉलीमर बना रहे हैं। और फिर बिल्कुल दक्षिण में तमिलनाडु के तट से हम सितारों के लिए रॉकेट लॉन्च कर रहे हैं। ये तस्वीर साफ दिखाती है कि ये तरक्की किसी एक शहर की नहीं, बल्कि पूरे देश की है। हर कोना इसमें अपना योगदान दे रहा है। तो दोस्तों, हम अपने आज के विश्लेषण के आखिरी पड़ाव पर आ पहुंचे हैं। यहाँ हम अब तक की गई सारी बातचीत का एक क्विक रिकैप करेंगे। ये वो की पॉइंट्स हैं, वो मुख्य बातें हैं जिन्हें हमें बिल्कुल नहीं भूलना है। चलिए, इन्हें एक बार फिर से दोहराते हैं ताकि ये हमारे दिमाग में अच्छी तरह बैठ जाएं। चलिए, अब एक रैपिड फायर राउंड हो जाए। ये पॉइंट्स एग्जाम के लिए बहुत जरूरी हैं। मैं नाम बोलूंगा, आपको उससे जुड़ी खास बात याद रखनी है। तैयार हैं? पहला, समुद्रयान। क्या याद रखना है? मत्स्य 6006 किलोमीटर समंदर के नीचे। अगला, ग्रोक 3। ये है एलन मस्क की कंपनी XAI का नया एआई चैटबॉट। फिर है कैलिस्टो। ये बृहस्पति का वो चांद है जहां ओजोन लेयर मिली है। भारो एस, हमारा अपना देशी आईआईटी मद्रास का बनाया हुआ ऑपरेटिंग सिस्टम। और आखिरी, डीप टेक स्टार्टअप। इसका मतलब है सरकार भविष्य की टेक्नोलॉजी जैसे एआई, रोबोटिक्स और बायोटेक में पैसा लगा रही है। इन पांचों पॉइंट्स को एकदम दिमाग में बैठा लीजिए। और जाते जाते मैं आप सबके लिए एक सवाल छोड़ के जा रहा हूं। आज हमने अंतरिक्ष, एआई, डिफेंस और ऊर्जा, इन सभी ताकतवर क्षेत्रों की बात की। अब सोचने वाली बात यह है कि इनमें से कौन सा वो एक क्षेत्र होगा जो 21वीं सदी की कहानी लिखेगा। क्या वो अंतरिक्ष की खोज होगी जो हमें एक बहुग्रहीय प्रजाति बनाएगी, या वो एआई होगा जो हमारे सोचने और जीने का तरीका ही बदल देगा, या फिर रक्षा और ऊर्जा में आत्मनिर्भरता हमें दुनिया में एक नई जगह देगी। इसका जवाब भविष्य के गर्भ में है, और शायद इसका जवाब आप जैसे लोग देंगे जो कल इस देश को आगे बढ़ाएंगे। इस पर सोचिएगा जरूर। उम्मीद है ये चर्चा आप सबके लिए फायदेमंद रही होगी। मैं सचिन आपसे फिर मिलूंगा एडू सचिन पर एक और जरूरी विषय के साथ। धन्यवाद।